और पति पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए। इसके लिए हमारा संघर्ष चल रहा है और हम लोगों ने देश भर में सारे सांसदों को इसके लिए ज्ञापन दिया अपनी मांगों के संबंध में। कई बार लोकसभा राज्यसभा में हमारे मुद्दे उठे हैं और स्टैंडिंग कमेटी की अभी मीटिंग हुई है 20 अप्रैल को। उसकी हो सकता है इसी मानसून सत्र में रिपोर्ट आए और उसके बारे में कुछ निर्णय लिया जाए। तो कई साल से इतना प्रयास करने के बावजूद सरकार ने अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है या कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया है कि जो हम लोगों को लगे कि हमारी मांगें पूरी हो रही हैं, जबकि 200 पेंशनर पर डे उनकी डेथ हो जाती है इसी आस में कि हमारी पेंशन बढ़ेगी। तो उसके लिए हमारा मुख्यालय जो है बुल्डाना में है। बुल्डाना से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी आए हुए हैं और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रैजावत जी हैं, ये भी बुल्डाना से ही आए हुए हैं। रमेश बहुगुणा जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, ये दिल्ली से हैं। मैं राजीव भटनागर चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ यूपी का। आप SK शर्मा जी हैं, दिल्ली के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। और ये BS राणा जी हैं जो हमारी सेंट्रल कमेटी इसके मेंबर हैं दिल्ली के। तो हम लोग आज इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि आप सबका सहयोग चाहिए, हमारा मुद्दा जोर शोर से उठे और जो वृद्ध पेंशनर्स हैं उनकी मांग पूरी हो। आपके का डिटेल जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी और वीरेंद्र सिंह रैजावत जी आपको ब्रीफ करेंगे। कमांडर साहब नमस्कार। ये आपके साथ हम करीब 6-7वीं बार रूबरू हो रहे हैं। आप हमारे संघर्ष में हमारे साथी रहे हैं। ये प्रश्न केवल सभी मजदूरों का है जो औद्योगिक क्षेत्र के पूरे भारत के, उसमें मीडिया भी आती है और ये आपके भी पेंशन का प्रश्न है जो लोग परमानेंट हैं उनके। और इसीलिए आज हम आपके साथ हमारी भावनाएं साझा कर रहे हैं ताकि हमारी जो मांगे हैं या हमारी जो भावनाएं हैं वो सरकार तक पहुंचे। 7 साल हुए ये संघर्ष चल रहा है। कई लोग जो आंदोलन में है हमारे साथ है, आज है कल नहीं है। इस स्थिति में 60 से 80 साल के बुजुर्ग किसी देश में रास्ते पे आकर 7 साल संघर्ष चलाए और कोई भी सरकार उसकी दखल ना ले, ये असंवेदनशीलता की तो पराकाष्ठा है। वैसे हमारी तकरीबन 18 मीटिंग लेबर मिनिस्टर से हुई है, उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए। उसमें हमने लेबर मिनिस्टर से हुई है, उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए, उसमें हमने रिपोर्टें पेश की, उनके साथ चर्चाएं की। EPFO से उनका जो डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का सेक्रेटरी है और जिसके जो ये पैसों का रखरखाव देखता है, उसके पास भी हमारी मीटिंगें हुई। हमारी मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर से हुई, फाइनेंस सेक्रेटरी से हमारी तकरीबन 2 घंटे मीटिंग हुई। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार बुला के हर बार आधा घंटा हमसे चर्चा करके हमें आश्वासित किया है। उनका भी कहना है कि आपका प्रश्न जेन्युइन है और ये प्रश्न का हल निकलना चाहिए। अब ये जो हमारी लास्ट मीटिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हुई वो हुई 5 अगस्त 2021, मतलब तकरीबन 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं आया है। अब हमारे लिए डिले का मायने है डेथ, क्योंकि लोग मर रहे हैं, बूढ़े लोग हैं, उनका अपना पैसा है। इन लोगों ने हर महीने अपने पैसे जमा किए हैं ताकि सरकार उनकी रखरखाव करके उसको बढ़ा के उनको बुढ़ापे में पेंशन दे। तो ये जो उन्होंने जो पैसे जमा किए हैं वो हर महीने 417, 541, अभी 1250। तो इनका अगर आप हिसाब करें तो 30 साल में इनका तकरीबन 20 लाख रुपया सरकार के पास जमा होता है। 20 लाख रुपए सरकार के पास जमा होता है। अब 20 लाख रुपए का ब्याज कितना होना चाहिए? कम से कम 15,000। और अभी इनकी परिस्थिति ये है, आपको आश्चर्य होगा जान के कि वो 20 लाख जो जमा हुए वो चले गए, वो वापस नहीं मिलेंगे। उसका कोई रिटर्न ऑफ कैपिटल नहीं, कोई रिफंड नहीं है। और जो उसके एवज में कम से कम ब्याज मिलना चाहिए, उसके एवज में पूरे हिंदुस्तान में 1,171 रुपया प्रति व्यक्ति मिलता है। तो एवरेज पेंशन पूरे हिंदुस्तान की EPS 95 में 1,171 रुपया है।
मतलब मैं 20 लाख रुपए जमा करूं, वो 20 लाख रुपए वापस ना मिले और मुझे उसके एवज में सिर्फ 1,01,171 रुपये मिले। तो ये इतनी क्रूरता है पर मंथ 1,171 पर मंथ, ये पूरे इंडिया का एवरेज है। अब इसमें किसी को 400 है, किसी को 500 है। आपने देखा होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये की ऐसी घोषणा की थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 1,000 से नीचे पेंशन, 18 लाख। तो इन लोगों ने कैसे जीना है ये, और इस हालत में ये लड़ाई चल रही है पिछले 7 साल से। तो जहाँ सरकार एक तरफ एनपीएस में अपना अनुदान 14% कर रही है, श्रमयोगी मानधन योजना की स्कीम में सरकार का अनुदान 100% है, मतलब 100 रुपया मैं दूँ तो सरकार 100 देगा। जबकि इस पर्टिकुलर स्कीम में ईपीएस 95 में सरकार का अनुदान है 1.16 और वो भी पेंशन के लिए नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे चलाने के लिए। जो ईपीएफओ के कर्मचारियों के पेमेंट है, सैलरी है, पेंशन है, उनको पूरी पेंशन मिलती है। तो ये है कि जिन्होंने पैसा जमा किया उनके पैसों पर एक ट्रस्ट बैठ गया और वो ट्रस्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। तो हमारी ये मांग है सरकार से। अभी हम देख रहे हैं कि 9 साल का उत्सव मनाया जा रहा है बीजेपी का। हम मानते हैं अच्छे काम किए होंगे हम उसके, क्योंकि हमारे देश के लिए तो हम भी उसमें शामिल हैं, उत्सव में शामिल है। लेकिन हमारा क्या, जबकि आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जब बीजेपी के प्रवक्ता हुआ करते थे मार्च 2014 में, आप यूट्यूब पे देखिए प्रकाश जावड़ेकर ईपीएस 95 इतना टाइप कीजिए, आपके सामने उनका स्टेटमेंट आ जाएगा। मार्च 2014 में उन्होंने बोला था कि 1,000 रुपये देना, तब कांग्रेस सरकार ने 1,000 डिक्लेयर करने के चक्कर में की, तो 1,000 देना इन लोगों के जख्म पे नमक छिड़कने जैसा, एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आती है तो हम कोश्यारी कमेटी के जो निर्णय, जो रिकमेंडेशंस है, तब 2013 में वो रिकमेंडेशन थे कि 3,000 और महंगाई भत्ता, उसी से अपने डिराइव करके 7,500 महंगाई भत्ता हम मांग रहे हैं, उसको हम 90 दिन में लागू करेंगे। अब 90 दिन छोड़िए, 10 साल हो गए। 10 साल में हमारा जो उन्होंने वचन दिया था बीजेपी एज अ पार्टी, वो हमारा अभी तक नहीं हुआ है। हमें आशा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन कब तक, जब हमारे हर दिन 200 लोग मर रहे हैं, तो ऐसे हालत में हमको वेट करना क्या उचित है? अभी हमारे पास 2-3 ही रास्ते बचे हैं, या तो हम ये सब छोड़ दें और भगवान के भरोसे मरे, या फिर हम घर में सड़ते सड़ते मरने से। कि वृद्ध और तरुणों को जोड़ना ही संस्कृति है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग हमारी मदद करेंगे इस काम में, और ये सामाजिक समरसता का विषय है। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमने कई आंदोलन किए, बहुत से, ऐसा कोई आंदोलन नहीं बचा है। आमरण अनशन से लेके और रोड पे आने तक, गली से लेके दिल्ली तक सब प्रकार के आंदोलन हो चुके हैं। हमारे भाई रोज हम सुबह देखते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखते हैं, तो पता चलता है ये आदमी हमसे स्वर्गवासी हो गया, हमें छोड़ के चला गया। बड़ा दुख होता है, वेदना होती है। हम क्या करें, हमारी ऐसी परिस्थिति है। हम समझ सकते हैं जिस प्रकार से वृद्ध लोग जो है परिवार में रहते हैं, हमें इस बात का ज्ञान है कि उनकी ओर ध्यान कम दिया जाता है, लेकिन जो है हमारा स्क्रैप मटेरियल नहीं है, वो हमारी ऐसी एसेट नहीं है कि जिसको हम ऐसे छोड़ दें। और हम तो 2 बार जो है मोदी जी के आश्वासन के ऊपर 2 बार जो है तब से इंतजार कर रहे हैं, आश लगाए बैठे हुए हैं, और केवल हमारे वृद्ध पेंशनर्स नहीं मर रहे हैं। आपको हम बात बता दें कि जो सांसद संसद में ये मांग करते थे, उसमें बहुत सारे लोग जो है स्वर्ग सिधार गए हैं। उसमें एक नाम है हमारा राजीव सातव जी का, वो चिल्लाते चिल्लाते और वो स्वर्ग सिधार गए। ऐसे कई सांसद महोदय हैं। आपको हम बताएं कि कुछ भाई हमारे ऐसे हैं, हमारे औरंगाबाद के एक भाई ऐसे हैं कि उनको 1200 रुपये पेंशन मिलती है, पत्नी स्वर्ग सिधार गई है, एक ही समय भोजन करते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं कि जो बिना चप्पल के घूम रहे हैं।
कि चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक पेंशन नहीं मिलेगी, कुछ भाई ऐसे हैं कि जब तक दाढ़ी नहीं कटवाएंगे जब तक पेंशन नहीं मिलेगी। एक हमारी बेटी ऐसी है ग्वालियर की, भिंड की, मध्य प्रदेश की, आपको नाम बताते हैं कि वो बेटी ने 27/2/2021 को जब हमारा दिल्ली में आंदोलन हुआ तो संकल्प लिया था कि जब तक हमारे चाचा ताऊ को पेंशन नहीं मिलेगी तब तक मैं अपनी शादी नहीं करवाऊंगी। उसका ऋचा राजावत नाम है, भिंड की है। और आज जो है उसकी विधवा माँ, पिताजी तो स्वर्ग में चले गए, और विधवा माँ हमें रोज फोन करती है कि भैया कुछ कराओ, बेटू कुछ सुनती नहीं है। ये ऐसे लोगों से संबंधित समस्या है। और ये बार बार आपको बता दें, हमें ज्ञान है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब उस दिन हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? हमारे वो पेंशनर्स नहीं रहेंगे, जो माननीय मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं, वो आशीर्वाद देने वाले नहीं रहेंगे, क्या फायदा होगा? उसका निश्चित रूप से परिणाम 2024 के इलेक्शन में देखा। 34 साल उन्होंने जॉब करी और उनकी मृत्यु के बाद मुझे 2900 रुपये पेंशन मिलती है। बताइए, मेरी 2 बेटी 1 बेटा, कैसे मैं उन्हें बड़ा करूं, कैसे पढ़ाऊं, क्या करूं बताइए। अब मैं कहीं चोरी डाका डाल के अपने बच्चों को सिक्योर करूं? हमारी सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है कि हम अपने लोगों के लिए इतना कर रही है, क्या आज आप जमीनी स्तर पे आके देखिए कि लोगों की क्या हालत है। हम किसी को कहने लायक नहीं है। मैं क्या करूं बताइए? मैं इस उम्र में आके अब काम करने का क्या काम मिलेगा मुझे? इसीलिए मैं सरकार से ये कहना चाहूंगी, हम गरीबों की तरफ ध्यान दें। खाली विदेश यात्रा करने से ही हमारा सब कुछ समस्या हल नहीं होगी। हमारे घरों में आके झांकिए कि हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं। हम आपसे ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना दे दीजिए कि मैं अपने बच्चों के सामने सर उठा के जी सकूं। आज मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं मगर मैं उनको सही से सुविधा नहीं दे पा रही हूँ जो मुझे चाहिए। अब क्या मैं अगर 4 साल 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी रह गई है, अगर मैं भी चली गई दुनिया से तो मेरे बच्चों का क्या होगा बताइए। मैं सरकार से यही सवाल करना चाहती हूँ, तो जल्द से जल्द हमारी इस मांग को सरकार ध्यान दे।